Hello friends and welcome to the Digital Academy. तो friends, this is going to be part 2 of lecture number 3 एंड ये सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी की गाइज, जिसको हम फोकस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो गाइज इसके अंदर, इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन पार्ट 1 विच इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 3 विच इज़ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आप बोल सकते हैं बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इससे पहले के लेक्चर्स भी देख लें, 1 2 3 लेक्चर्स। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। अगर आपको ये लेक्चर या सीरीज़ ये पसंद आ रही है गाइज, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let us move ahead and discuss sources of Indian Constitution. राइट। तो गाइज ये पॉइंट शुरू करने से पहले, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। सो गाइज, जब हम बात कर रहे थे 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ एंड धीरे धीरे हम लोग अपनी फ्रीडम की जो हमारी नीड थी उसको हम पहचानने लग गए थे। 1935 में फर्स्ट टाइम पे एम एन रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के बारे में बोला कि यार हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको हम खुद से बनाएं। ये आइडियाज़ तब आने लग गए थे, राइट। तो ये देखते देखते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, एंड जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए थे, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम गवर्न हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम शुरू किया, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यही किया कि सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि आज की सिचुएशन में हम जो गवर्न हो रहे हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, राइट। तो आपको इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ से वो चीज़ें बोरो करी हैं, राइट। तो हम इनको बाइफर्केट करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत रेगुलरली पूछी जाती हैं, उनको मैंने स्पेसिफिकली रेड मार्क किया है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो गाइज, मूविंग ऑन, सबसे पहले हमने बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इस एक्ट से हमने क्या क्या उठाया, राइट। तो 5 फीचर्स हमने इंपॉर्टेंट यहाँ से उठाए, जिसके अंदर से ये जो 3 हैं, फर्स्ट 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बार बार पूछे गए हैं, राइट। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, ये टॉपिक पूरा का पूरा फैक्चुअल है, राइट। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें याद करने पड़ेंगे ये सारे फीचर्स, कहाँ से कौन सा फीचर आया। बट वी विल ट्राई टू इस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ कनेक्शन। हम थोड़ा सा एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो याद करना, राइट। तो सबसे पहले गाइस हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, राइट। तो उसमें से हमने देखा कि रिसेंटली इंडियंस को इंक्लूड किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में, राइट। क्यों? क्योंकि इंडियंस मांगते थे कि यार हमें भी गवर्नमेंट का पार्ट होना है। एंड बेसिकली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में इसीलिए डाला क्योंकि वो चाहते थे कि हम तो पूरे नेशन को गवर्न नहीं कर पाएंगे, तो हम इनके ही कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दे देते हैं, ताकि अगर हम प्रिविलेजेस देंगे तो वो हमारे लिए भी काम करेंगे, राइट। तो अगर आप पुरानी मूवीज़ में आपने देखी होंगी, शहीद भगत सिंह की कोई भी मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें आपको देखेगा कि काफ़ी इंडियंस भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, राइट। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आए थे। तो इससे हमें याद रह जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन उठाया, इमरजेंसी प्रोविजंस उठाई, सिस्टम ऑफ जुडिशरी उठाया, राइट। कि सिस्टम ऑफ जुडिशरी कहने का मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, किस किस लेवल पे काम करेगी। ये सारे फंडाज हमने कहाँ से उठाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा गाइज हमने उठाया वहाँ से फेडरल स्कीम एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट। आई होप ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको करेक्टली और सिंपली याद रहेंगे। मूविंग अहेड गाइज, उसके बाद आया यूएस। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो यूएस की सिचुएशन ऐसी थी कि एक रिसेंटली उभरता हुआ देश था। क्यों? उसका भी एक रीज़न था कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जब यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में तो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यूएस की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। वाई? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में आर्म्स और एम्यूनिशन की बहुत रिक्वायरमेंट थी, राइट। एंड उस चीज़ को इनकैश किया यूएस ने।
तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी नया था, काफ़ी अच्छा था। एंड जब भी हम बोलते हैं कि यार कुछ राइट्स जो आए या कुछ चीज़ें अच्छी आई जिसमें ज़्यादा लोग इनलाइटेंड हैं, वो चीज़ें सब कहाँ पे शुरू हुई? वेस्ट में, राइट? इंडिया तक तो आते आते बहुत चीज़ों को टाइम लगा, राइट? एंड वेस्ट में भी आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल के यूएस में नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ फ्रांस के अंदर। रेनेसां पीरियड बहुत पुरानी बात है हालांकि। तो जस्ट आप एक लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, हमने राइट्स कहाँ से उठाए? यूएसए से। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर पहले वो चीज़ जागृति आ चुकी थी जो ईस्ट में नहीं थी, वो वेस्ट में ऑलरेडी हो रहा था। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने 60 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। एंड उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें लगी, जो बेस्ट फीचर्स लगे उनके, वो हमने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किए, राइट? तो हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए यूएसए से, हमने जुडिशियल रिव्यू उठाया यूएसए से, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप ये जानते ही हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इंडिया का सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एंड वैसे ही यूएस का सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट? तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस था वो बहुत टफ था। एंड हम चाहते थे, क्योंकि हमने वहाँ से सिस्टम पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, बट हमारा जो सिस्टम था उसके अंदर प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड था। बट हम तब भी चाहते थे कि प्रेसिडेंट के अंदर पावर प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम की चीज़ है, उसको इम्पीच कोई भी कल को चाहे तो कर दे। इसलिए हम चाहते थे कि हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत स्ट्रांग हो। इसलिए हमने वहाँ का इम्पीचमेंट प्रोसेस भी बोरो किया, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सम कनेक्शंस गाइस। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में भी वो पिक्चर्स जो मेरे माइंड में डेवलप्ड हैं वो आपके माइंड में भी डेवलप हो जाएंगी, राइट? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से उठाया हमने? यूएसए से। रिमूवल भी उठाया हमने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल भी उठाया। तो हमने क्या किया, बेसिकली दो रिमूवल्स बेसिक इंपॉर्टेंट उठाए, एक तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अभी आपने आई डोंट नो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा या नहीं, मेरे हिसाब से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि जब हम रिमूव कर रहे हैं प्रेसिडेंट को तो हम उसको इम्पीचमेंट बोल रहे हैं, बट जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस की तो हम उसको सिर्फ एक सिंपल रिमूवल बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? ये डिफरेंस क्यों है? तो गाइज ये वैसे तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, एंड आई नो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में शायद ये क्वेश्चन आपको कभी ना मिले, बट ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक टॉपिक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, राइट? तो गाइज इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जो आप कह सकते हैं एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, राइट? बट ऑन द अदर हैंड रिमूवल एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। मतलब अगर आपके अंडर कोई है, जैसे रिमूवल ऑफ गवर्नर है, तो गवर्नर को रिमूव करने के लिए हमें ऐसा नहीं चाहिए कि वोटिंग होनी चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में। हम कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव कर सकता है गवर्नर को, राइट? बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो तो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, राइट? तो हमें किसी को रिमूव करना है तो हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए, राइट? बट जब प्रेसिडेंट खुद को रिमूव करना है तो कोई सिग्नेटरी तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोल देते हैं रादर देन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस यूएसए से उठाया, एंड इम्पीचमेंट भी यूएसए से बोरो किया, राइट? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन यूएसए, राइट? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगेन यूएसए, राइट? तो ये 6 पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें बोरो करी हैं यूएसए से। आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, एंड बेसिक जो टॉप 5 हैं ये तो इन एनी केस याद होने ही चाहिए। एंड 6th पॉइंट को याद करना बहुत ईजी है। आप ये देख लो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आती है तो हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि वेस्ट में हर चीज़ बहुत इंडिपेंडेंट थी, वहाँ पे राइट्स थे, वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा थी। इंडिया में तो लोगों को बहुत रोक के रखा गया था अभी तक। तो राइट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में कौन आता है? यूएस। तो आप इस तरह से लिंक बना के याद कर सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हमने कहाँ से बोरो करी? यूएसए से, राइट? तो गाइज मूविंग अहेड, तो हमने अभी दो चीज़ें बात कर ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या बोरो किया और यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया। गोइंग अहेड, अब आगे आप लोगों को पता ही है, जब आपको कोई रूल कर रहा होता है लगभग 200 सालों से, तो कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट आपके माइंड पे उसका बनता ही है, राइट? आपका वे ऑफ लाइफ थोड़ा सा वैसा बन जाता है। तो जब हम 200-250 साल से रूल हमें किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो हमने ब्रिटिशर्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि यार ये अपने देश को कैसे चलाते हैं, राइट? तो हमने वहाँ से भी बहुत इन्फ्लुएंस उठाया, वहाँ से भी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बोरो करी हैं। एंड आपको याद होगा जब पिछले पॉइंट में हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि क्रिटिसिज्म पॉइंट भी था कि ब्रिटिशर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। उसका एक यही कारण था, राइट गाइस? तो ये 200 साल से हम रूल हो रहे थे इन लोगों के द्वारा, तो हमने इनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा, इनके
कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बोरो करी, राइट। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं जो हमने यूके से उठाई? सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम हमने कहाँ से लिया? यूके से। ये सिस्टम जो है कि हमारा प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होगा, राइट, एक रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। ये सारा सिस्टम हमने कहाँ से उठाया? यूके से, राइट। ये हमने यूएसए से नहीं उठाया। बहुत ईजी है याद करना, क्योंकि यूएस के अंदर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पे तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके हाथ में ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी उसके हाथ में ही है, नॉमिनल हेड भी वही है, रियल हेड भी वही है, राइट। तो हमारा सिस्टम तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से उठाया? यूके से, राइट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सबसे पहला पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। ये भी बहुत इजी है याद करना। देखिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे बात करी थी कि फेडरल सिस्टम है यूएस का। वहाँ के स्टेट्स ने इकट्ठे होकर कंट्री बनाई और बोला कि चलो यार हम एक कंट्री बना लेते हैं, जब तक हम साथ हैं, जब तक किसी ने मूव करना हुआ तो यू आर फ्री टू मूव। आप कभी चाहते हैं आपने यूएस का पार्ट नहीं रहना तो आप मूव आउट कर सकते हैं, राइट। हमने न्यू जर्सी का एग्जाम्पल लिया था। अगर न्यू जर्सी कल को चाहे कि वो यूएस का पार्ट नहीं बनना चाहती तो वो रिसीड कर सकती है, वापस एक सेपरेट नेशन बन सकती है, राइट। तो इसलिए वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग से मिलती है एंड पूरे यूएस की सिटीजनशिप अलग से मिलती है, राइट। बट ऐसा हमारे देश के पर्व्यू में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है एंड सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से उठाया? यूके से, राइट। रूल ऑफ लॉ उठाया हमने यूके से। रिट्स, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। रिट्स हमने कहाँ से उठाई? यूके से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बायकैमरलिज्म हमने कहाँ से उठाया? यूके से, राइट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की मैं अभी आपको बात बता ही रहा था कि बहुत सारे प्रिविलेजेस जो थे हमने ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को दिए हुए थे। तो आप वहाँ से एक कनेक्शन बना सकते हैं कि प्रिविलेजेस हमने कहाँ से उठाए? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो गाइज मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन आयरलैंड, राइट। अब आप देखिए यार, आयरलैंड एक बहुत छोटी सी कंट्री है, बट उनका भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा एंड उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमें लगा कि ये चीज़ थोड़ी यूनिक है, ये चीज़ बहुत पावरफुल है, हमने वो अडॉप्ट करी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी वो क्या है? DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर DPSPs गाइज। DPSPs बेसिकली कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो काइंड ऑफ एक आइडियल नेशन बनाते हैं, राइट। तो जब भी आप गवर्नमेंट कल को कोई काम करती है तो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन क्या है, गवर्नमेंट किस चीज़ को आउटलुक रखती है, क्या चीज़ करनी है हमें, किस चीज़ तक हमें पहुंचना है, वो क्या है? DPSPs, राइट। जैसे कि DPSPs का मैं आपको एक पॉइंट बना सकता हूँ कि जैसे लोग आपके सिटीजन्स हैं जो वो हेल्दी होने चाहिए, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट काम कर रही है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी होनी चाहिए, ये DPSPs का पॉइंट है। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है डिफरेंट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइडियल नेशन को बनाने के लिए डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट के लिए रखे गए हैं। इसको सिटीजन यूज़ नहीं करते, इसको स्टेट यूज़ करती है, DPSPs को पढ़ के उनके ऊपर काम करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो उठाया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से वो था मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। ये हमने पिक किया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट भी हमने उठाया पॉइंट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट। DPSPs इज, आई एम अगेन टेलिंग यू, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है बहुत बार। तो आयरलैंड से आपने डायरेक्टली DPSPs का लिंक जोड़ के रखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से रिमेंबर करिएगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कनाडा से। तो कनाडा के लिए कनाडा का जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसके अंदर से एक पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार SSC ने पूछा है, विच इज़ ऑन द रेजिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर। आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि जब हमने पावर्स बनाई, हमने डिवीजन ऑफ पावर्स किया, जब हम फेडरल गवर्नमेंट बना रहे थे हमने डिवीजन ऑफ पावर्स किया। हमने बात करी थी कि हमारा जो देश है वो है मिक्स ऑफ फेडरलिज्म विद यूनिटरी बायस, राइट। तब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है। सेंटर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटर के कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के कंट्रोल में है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्करेंट हैं, जिन पे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में जब इस पूरे आर्टिकल के नीचे पॉइंट लिखा गया है, वो लिखा गया है कि जो भी रेजिड्यू पावर्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जाती हैं सेंटर के खाते में।
तो मतलब जो इन तीनों लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है चीज़ें, उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर का हक बनता है कि वो रूल बना सकता है, उसके ऊपर वो लॉ बना सकता है, उसके ऊपर वो काम कर सकता है, राइट? तो ये चीज़ हमने कहाँ से उठाई? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? तो आप ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म विद यूनिटरी बायस, वही वाला पॉइंट भी हमने कहाँ से उठाया? कनाडा से, राइट? तो इजी हो गया अब याद करना, हमने जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात की है एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं। तो कनाडा आपने इन 2 पॉइंट से याद रखना है। लास्ट उसके अलावा जो पॉइंट हमने उठाए वो थे, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से, राइट? गाइस मूविंग अहेड, अब साउथ अफ्रीका, हालांकि हमने वहाँ से बिल्कुल बेसिक 2 पॉइंट्स उठाए हैं, बट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 1, ये जो वर्ड है अमेंडमेंट। गाइज आपको शायद मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर नहीं बताया तो मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाट आर अमेंडमेंट्स। हमने शायद बात करी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया तो अब हम अगले आने वाले 500 सालों तक वही कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एग्जैक्ट फॉर्म वैसे ही उसको चलाएंगे या वैसे ही अपने देश को चलाएंगे। वाई? हम नहीं चला सकते क्योंकि वी ऑल आर इवॉल्विंग, राइट? एज पीपल, एज पर्सनस, वी ऑल आर इवॉल्विंग। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब बन के रेडी हुआ फर्स्ट टाइम पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 395 आर्टिकल्स थे। आज की डेट में वी हैव मोर देन 440 आर्टिकल्स, राइट? तो हम इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे हैं, अमेंडमेंट्स करी हैं। तो वो वाला पॉइंट हमने उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये क्वेश्चन में बहुत इजीली पूछा जाएगा आपसे। या आपने ये याद रखना है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पूरा प्रोसीजर था वो हमने कहाँ से बोरो किया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आल्सो पिक्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। अगला पॉइंट, मूविंग अहेड, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने उठाया जर्मनी से। ओके, तो इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वर्ल्ड वॉर 2 तो 99% जर्मनी ने ही योगदान था, उनका ही योगदान था इस वॉर को शुरू करने में। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जर्मनी वॉज समबडी जिसको हमेशा ट्रबल चाहिए था, राइट? जिसको लोगों से हमेशा दिक्कत थी कि उनको परेशान करना है, राइट? तो इस चीज़ से आप डायरेक्ट कोरिलेशन बना सकते हैं कि जर्मनी ही वो कंट्री होगी जिसने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी होगी। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? जर्मनी। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, वो है जर्मनी। एंड जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो जब भी अगर जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन आए या वेमर आए, दोनों केसेस में आंसर आपका यही होना चाहिए, राइट? तो मूविंग अहेड, अब अगला कंट्री जिससे हमने उठाया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है फ्रेंड्स? बेसिकली वो चीज़ें जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बोल रही है कि देखिए हम तो आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारा काम है, बट इन रिटर्न कुछ चीज़ें आपकी भी हैं जो आपको हमेशा करनी है, राइट? जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो सकती है? देखिए, इलेक्शंस आते हैं, अब हम आपके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, सरकार बोल रही है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं हर 5 साल में, कि इतना बड़ा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस अरेंज करना बहुत बड़ा मेहनत टास्क है, राइट? बहुत बार हमारे इस एक्टिविटी को वर्ल्ड स्टेज पे डिस्कस किया गया है कि इतना बड़ा देश कैसे इतने बड़े इलेक्शंस कर लेता है, वो भी पीसफुली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, राइट? तो अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखिए हम आपके लिए इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी एक्टिविटी आपके लिए अरेंज करी और आप घर बैठे सो रहे हो जस्ट बिकॉज आपको एक छुट्टी मिल गई है ना, आप इलेक्शंस के अंदर वोटिंग करने नहीं आ रहे। तो वोटिंग क्या है? आपका एक राइट भी है एंड आपकी एक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि आप आओ और वोट करो, राइट? तो उसकी उस तरह की ड्यूटीज़ काफ़ी सारी मैंशनड हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम आगे पॉलिटी कवर करेंगे। तो ये हमने कहाँ से उठाई हैं? यूएसएसआर। अब देखिए ध्यान से, इसको यूएसएसआर मेंशन किया गया, नॉट रशिया, राइट? उस टाइम पे ये सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के हमने ये चीज़ उठाई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के आइडियल्स हमने कहाँ से उठाए? यूएसएसआर से, राइट? तो मूविंग अहेड,
आफ्टर यूएसएसआर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, राइट। ऑस्ट्रेलिया से गाइस हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जो कि था कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हम बात करके हटे हैं कि स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, देन कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो वो जो कॉन्करेंट लिस्ट का फंडा है वो हमने कहाँ से उठाया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आप कोरिलेट कैसे करेंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो मोर और लेस चारों तरफ से ओशन से क्या कहते हैं घिरी हुई है, राइट। तो आसपास क्या है, बहुत सारे वाटर करंट्स हैं। तो आप करंट्स, वाटर करंट्स को कोरिलेट कर सकते हैं कॉन्करेंट से। एंड इससे आपको याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या उठाया, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से हमने पिक किया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हमने कहाँ से पिक किया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इजीली आप लोग रिमेंबर कर पाएंगे। मूविंग अहेड, अब आती है बारी फ्रांस की। फ्रांस से हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, बेसिकली आइडियल्स लिए हैं, कुछ कुछ ऐसी प्रोसीजर नहीं लिया, बट बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल्स हमने बोरो किए फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, जो कि हमारे प्रियम्बल में मैंशनड है, वो सब हमने कहाँ से बोरो किया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले रेनेसां पीरियड आया था, सबसे पहले एनलाइटनमेंट लोगों के अंदर फ्रांस के अंदर आई थी, सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने रूलर्स को ओवरथ्रो करने की बात कहाँ पे आई, फ्रांस के अंदर, कि हमारे राइट्स हैं, हम सिटीजन हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें मिलने चाहिए, बेसिक जो होने हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही थी, फ्रांस के अंदर। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े आइडियल्स हमने उठाए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये सब बड़ी बड़ी बातें कहाँ से उठकर आई, फ्रांस से, राइट। तो ये कोरिलेशन बनाएंगे आप, तो आई एम श्योर आप नहीं भूलेंगे ये बात। अब बात करते हैं लास्ट कंट्री से जहाँ से हमने कुछ बोरो किया। वैसे तो हमने और भी बहुत कंट्री से कुछ कुछ चीज़ें बोरो करी, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। 90% केसेस में या 99% केसेस में क्वेश्चंस आपको इन्हीं किसी पॉइंट्स में से आ जाएगा। तो बस आपको, अगर आप ये भी कर लेंगे, एंड दिस इट विल बी मोर देन इनफ, राइट। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से पिक किया है, जापान से। तो रूल ऑफ लॉ हमने पहले बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से उठाया, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, राइट। तो गाइज आई होप आपको सारे के सारे बोरोड फीचर्स अब मैं आपको बता चुका हूँ, मैं थोड़े थोड़े कोरिलेशंस आपके लिए बना चुका हूँ। मूविंग अहेड हम एक छोटा सा क्विज करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें याद रहीं, कितनी चीज़ें याद नहीं रही। तो गाइज आई वांट कि आप 2 मिनट लें एंड अच्छी तरह से आप सोचें। एंड पहली चीज़ का आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। आप सोचिए हमने कहाँ से पिक किया था ये, आई एम श्योर आपको ये पता होगा। डीपीएसपीज की जब हम बात कर रहे थे, हमने बात करी थी आयरलैंड की, राइट। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से पिक किया था, आयरलैंड से, राइट। इससे क्या होगा, मैंने थोड़ा सा मिक्स वे में बताया, अभी तक हम एक एक कंट्री के हिसाब से बात कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, बट आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक फीचर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फीचर कहाँ से आया, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं डीपीएसपीज की, कहाँ से आया था, आयरलैंड से। वैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बहुत ईजी है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया था यूके से, राइट, वेरी इजी। रेजिडरी पावर्स की हम बात कर रहे थे, रेजिडरी पावर्स, आप सोचिए कहाँ से आया था ये, इट वॉज फ्रॉम कैनेडा, राइट। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट यूएस से आया था, नो, राइट। हमने डिस्कस किया था कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप अपनाया, जो कि कहाँ पे प्रेवलेंट था, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप उठाया यूके से। कॉन्करेंट लिस्ट, इसके लिए हमने एक बहुत ही आसान तरीका अपनाया था कि कौन सा वो देश है जिसके चारों तरफ ओशन से वो घिरा हुआ है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी बड़ी बातें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, हमने बोला था कि ये बड़ी बड़ी बातें कौन से देश में हो रही थी, फ्रांस के अंदर। जब रेनेसां पीरियड चल रहा था, लोग अपनी अपनी इनलाइटनमेंट लोगों के अंदर आ गई थी, लोग अपने अपने राइट्स डिमांड कर रहे थे, राइट। तो ये वहाँ से उठाया गया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन सा वो देश था यार जो बार बार वॉर्स कर रहा था, कौन सा वो देश था जो लोगों को तंग कर रहा था, जर्मनी, राइट। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करी, इसलिए हमने उसको कोरिलेट किया कि जर्मनी ऐसा देश था जो लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाहता था, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ की जब हम बात कर रहे थे, हमने बात करी थी कि यार देश आपको बताता है कि आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है ना, बड़ी बड़ी एक्टिविटी, इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पे हुआ था, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स की जब हम बात कर रहे थे, मैं बोला कि यार कौन सा ऐसा देश है वेस्ट के अंदर जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारे मन में आता है कि यार ये देश बहुत आगे निकल गया है, राइट। कौन सा देश है वो, यूएसए।
तो हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए यूएसए से। अगला पॉइंट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से उठाया हमने? अगेन यूएसए, राइट। इमरजेंसी पावर्स, राइट। अब आप ये सोचिए इसको, आंसर क्या होगा इमरजेंसी पावर्स का? आई वांट यू टू थिंक। इमरजेंसी पावर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, इट वाज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम गवर्न हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, राइट। तो इमरजेंसी पावर्स उठाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ के हटे हैं, इट वॉज फ्रॉम जापान, राइट। गाइज, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स नहीं कवर किए, बट ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करने सही समझे आप लोगों के साथ। तो आप ये अच्छे से प्लीज़ पढ़िए, इसको रिवाइज करते रहिए। अगर आप मतलब एक हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेंगे या 15 दिन में भी एक बार इसको देख लेंगे, आई एम श्योर आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा ये पॉइंट्स याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट है गाइज, आई एम अगेन टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर से बन जाएगा। एंड आई बिलीव ये बहुत ईजी है, तो हमें फालतू का एक आधा नंबर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, हमें तो 100% एक्यूरेसी पे काम करना है गाइज। तो इसलिए आप अच्छे से इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। विद दिस नाउ वी हैव कवर्ड इंटायर लेक्चर्स टिल लेक्चर नंबर 3। हमने पार्ट 1 भी कवर कर लिया है एंड आज हमने पार्ट 2 भी कवर कर लिया है। एंड इसके बाद जो अगली वीडियो होने वाली है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, बट इट इज़ गोइंग टू बी ऑन MCQs। तो गाइज प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड आई विल सी यू वेरी सून। पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। MCQ वीडियो के बाद हमारे आगे से फिर से ये पूरी सीरीज शुरू हो जाएगी, लेक्चर नंबर 4, 5, 6 आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बीच में हम एक और ब्रेक लेंगे एंड फिर से MCQs का एक लेक्चर आएगा। तो ऐसे ही हमने कवर करना है पूरा सिलेबस। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये गाइस कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करिए इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए वीडियो को एंड ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, विद दिस, thank you for your patience and I hope you enjoyed the session and see you next time very soon with the MCQ lectures. I hope you're having a good time. Take care guys. Thank you.